चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग। जी डॉक्टर साहब, कंचन मोनी सर, गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के साथ हम बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में हमारा लंग्स का आज बहुत स्पेशल टॉपिक होता है जो बहुत कम लोगों को पता होता है। जिन लोगों ने कॉलेज में पढ़ा होता है उन लोगों को भी बहुत कम कंसिडरेशन होता है कि एस्थेटिक्स क्या होता है। चलिए ट्यूबरकुलोसिस की बात करते हैं। आज का जो ट्यूबरकुलोसिस का टॉपिक है दोस्तों, ये बेसिकली एक बहुत बड़ा साइंस है जो आपको देखने को मिलेगा आज। ट्यूबरकुलोसिस दोस्तों एक बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, याद रखिएगा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस उसके द्वारा होने वाला एक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होता है दोस्तों। एक पोटेंशियली सीरियस इन्फेक्शन आप बोल सकते हो, सीरियस इन्फेक्शियस डिसीज के रूप में आप इसको जानते हो, जो हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े लेवल पर था। लेकिन
ट्यूबरकुलोसिस उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत गवर्नमेंट ने बहुत ध्यान दिया, इसलिए धीरे धीरे ट्यूबरकुलोसिस कम हो गया, लेकिन फिर भी अभी भी मौजूद है दोस्तों। मुख्य रूप से हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, और ये चूंकि डस्ट पार्टिकल में पाया जाता है, इसलिए बहुत तेजी के साथ में हम लोगों को अपना रोगी बना देता है। याद रखना, ट्यूबरकुलोसिस जो मुख्य रूप से हमारे लंग्स को प्रभावित करता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा उत्पन्न होता है। दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो लंग्स को ट्यूबरकुलोस कंडीशन देता है, एक माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो लेप्रोसी जैसी कंडीशन आपको देता है दोस्तों। याद रखिएगा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ट्यूबरकुलोसिस को बहुत आसानी से ले लेता है, क्योंकि एक इंफ्लामेटरी प्रोसेस होती है जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। जो भी लोग जो डेवलपमेंट कंट्रीज है वहां पर, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का कैरेक्टर होता है जो रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट को मतलब डिसीजेस को फैलाने का। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लाइट की वजह से थोड़ा सा इंटरप्शन था, कोई बात नहीं, फिर से हम रिपीट करते हैं। तो याद रखिएगा, जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा जनरली हमको देखने को मिलता है, और जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया होता है जो लेप्रोसी को क्रिएट करता है, लेप्रोसी को डेवलप करता है दोस्तों। याद रखिएगा, ये एक इन्फेक्शन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होती है। जब भी कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन फैलती है, ज्यादातर कारण होता है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का। यानी कोई खांचा
अगर कोई छींका, स्नीजिंग किया या कफ रिफ्लेक्सेस दिया, आप देखते हो ऐसा करके बाहर निकालता है फोर्स के साथ, ठीक है। वो फोर्स के साथ इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड होकर 10 मीटर ऊपर तक जाता है और उसके बाद में वहां के एयर में धीरे 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 करके नीचे आता है। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का सबसे बड़ा स्रोत होता है। और जब ये एयर में आता है और उस एयर के संपर्क में जितने लोग आते हैं उस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ग्रसित हो जाते हैं दोस्तों। यही कारण था दोस्तों कोरोना का लेवल सबसे तेजी के साथ फैला, क्योंकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के माध्यम से सबसे ज्यादा इन्फेक्शन फैल रही थी दोस्तों। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्यूबरकुलोसिस का फैलने का मेनली कारण होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ठीक है। इसमें जो टीनी ड्रॉपलेट्स होती है, छोटी छोटी ड्रॉपलेट जो होती है स्नीजिंग या कफिंग के द्वारा दोस्तों जो निकलता है, जो एयर में कुछ समय तक रहता है और फिर नीचे आकर जब बैठ जाता है दोस्तों और कोई व्यक्ति इसके संपर्क में आता है तो आप मान के चलिएगा दोस्तों वो ट्यूबरकुलोसिस से प्रभावित हो जाता है। इसीलिए जो डेवलप कंट्रीज है उस डेवलप कंट्रीज में जो डेवलप हो चुकी है बहुत रेयर हो गया है दोस्तों। लेकिन 1985 में ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन के केसेस अचानक बढ़ने लगे। 1985 में ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शंस अचानक बढ़ने लगे दोस्तों और यही कारण है HIV वायरस जो एड्स को कॉज करता है। अगर आप देखोगे दोस्तों उसकी इमरजेंसी के समय पार्टली ट्यूबरकुलोसिस डेवलप हो जाता है और इसीलिए ट्यूबरकुलोसिस की मेडिसिन जो होता है एड्स वालों को मॉडर्न साइंस के डॉक्टर देना शुरू कर देते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति को जिसको HIV है, किसी भी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम वीक है, इसके कारण उसके शरीर में ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए वो पॉसिबल नहीं होता, उसकी इम्यूनिटी नहीं होती है। इसीलिए वहां पर ट्यूबरकुलोसिस से बचाने के लिए वहां पर उसको पर्टिकुलरली ट्यूबरकुलोसिस की मेडिसिन दी जाती है। इंडिया में गवर्नमेंट के ट्यूबरकुलोसिस के स्ट्रॉन्गर कंट्रोल प्रोग्राम के कारण दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस की जो रेट है वो काफी कम हो गई है। लेकिन फिर भी गांव वाले लोग मानते नहीं है, वो वैक्सीनेशन नहीं लगाते और उसके कारण बहुत बार क्या होता है एरेडिकेशन का प्रोग्राम फेल हो जाता है। और यही कारण है दोस्तों ये बहुत ही चिंता का विषय है। लेकिन ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज वाले जितनी भी मेडिसिन है वो इसी वजह से जो लोग प्रॉपरली पूरा ट्रीटमेंट नहीं करते 6 मंथ का, उन लोगों की वजह से आज वो जो टैबलेट है ट्यूबरकुलोसिस की वो भी रेजिस्टेंट हो चुकी है दोस्तों। यानी यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस की बैक्टीरिया की कई स्ट्रेन आ चुकी है और वो एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस के व्यक्ति को कई महीनों तक कई प्रकार की मेडिसिन दी जाती है ताकि इन्फेक्शन को खत्म किया जा सके और एंटीबायोटिक्स के रेजिस्टेंट को डेवलप होने से रोका जा सके। लेकिन इन्हीं गतिविधियों के कारण, अवेयरनेस न होने के कारण आप देखिए ज्यादातर लोग ट्यूबरकुलोसिस से सफर करते हुए दिखे जाते हैं दोस्तों। और ये रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस से सफर करते हैं और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी आते समय में एक बहुत बड़ा जरिया बनेगा दोस्तों ऐसे पेशेंट के लिए जो रेजिस्टेंट के लेवल पर जाते हैं। होम्योपैथ भी एक ऐसे लेवल को क्रिएट कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का जो रिजल्ट है वो उससे थोड़ा फास्ट है। इसलिए हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि आप इस चीज को ज्वाइनिंग कीजिए और रिजल्ट लीजिए। ऑथेंटिक रिजल्ट आपको ट्रैवल प्रैक्टिस में देखने को मिलेगा। याद रखिए ट्यूबरकुलोसिस को ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप P2 का 200 से शुरू कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया, ठीक है। ये बहुत ही ब्रिलियंट मेरा प्रोटोकॉल है जो मैं बेस्ट बनाना आपको बताया हूं, ठीक है। S1 जब अर्ली स्टेजेस में होता है S1 C1 P1 A1 200 L1 F1 V1 ये जो चीज होती है केवल 10th डायल्यूशन में यहाँ पर आप शामिल कीजिएगा। ये प्योरली 200 डायल्यूशन में शामिल कीजिएगा और इसमें W के 20 ड्रॉप करके मिक्सचर बनाइएगा। ये 30 ml का मिक्सचर है, ये गोल्डन प्रोटोकॉल है, ठीक है। आप ग्लोबल्स में प्रिजर्व करिए 10 ग्लोबल्स दिन में 2 टाइम सुबह शाम गुनगुने पानी में दे दीजिए आप, ठीक है। S2 C2 P2 A2 200 L1 F1 N1 एज इट इज 10th और W20 ड्रॉप। ये सेकेंडरी जब आपके पास किसी मॉडर्न साइंस के डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराने के बाद आता है लेकिन उसके बाद भी सक्सेस नहीं हो रहा है, तब आप इसको डायरेक्ट ले दीजिएगा। देखिएगा दोस्तों अगर आप ओरिजिनल लिक्विड में दे देंगे तो बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स है दोस्तों। 10-10 बूंद, मैं तो टोटल ज्यादा मंगाता ही हूँ, इसलिए 10-10 ड्रॉप सुबह शाम देता हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं दोस्तों। याद रखना आपको कॉजेस पे जाना है कि भाई हाँ ठीक है कॉज क्या है। मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि ये जो लंग्स है, यहाँ पर ये जो
पॉइंट्स होता है, इस पॉइंट में एयर ज्यादा रहती है, ठीक है, और जहां पर एयर रहती है उस एयर वाले इलाके में ट्यूबरकल्स डेवलप होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को यहाँ पर ट्यूबरकल बनाने के लिए जगह मिलती है, समय मिलती है, ब्लड का यहाँ पर डायरेक्ट कोई लिंक नहीं होता, इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली इन्फेक्शन को कॉज करता है। और इसीलिए ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा जब काज हो गई किसी व्यक्ति को, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा में यही ट्यूबरकल में अगर बैक्टीरिया बन गए, मल्टीप्लिकेशन हो गया, वो कॉज करना शुरू कर देता है दोस्तों। यानी कोई भी व्यक्ति जब ट्यूबरकुलोसिस से ग्रसित होता है दोस्तों, तो याद रखना वो अगर अनट्रीटेड व्यक्ति होगा, तो जिसमें टीबी एक्टिव रूप में होगी दोस्तों, तो आप देखो कफ आना शुरू होगा, स्पीक्स, स्नीज, स्पिट्स, मतलब निकालेगा बार बार कफ, या उसको गाने का साइन नजर आएगा दोस्तों, यानी जैसे उसको ऐसा नजर आता है कि अंदर से आवाज आ रही है, ठीक है। इसलिए ट्यूबरकुलोसिस जब कंटेजियस होता है दोस्तों, तो इसे आसानी से आप पकड़ नहीं सकते, आप आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकते दोस्तों। इसलिए याद रखना, ये जब अपना वर्क पे आ जाता है ना, पीक पे, तो ज्यादातर व्यक्ति एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस से ग्रसित होता है, यानी पर्याप्त दर्द का ट्रीटमेंट करते हैं लगभग 2 वीक्स तक, तो वो लंबे समय तक कंटेजियस नहीं रह सकता। यानी मॉडर्न साइंस ये कहता है कि यदि हमारा ट्रीटमेंट 2 वीक्स तक लगातार उसने ले लिया और ईमानदारी से लिया, तो वो कंटेजियस नहीं होता है, क्योंकि वो धीरे धीरे बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्प्रेड करने के जो तरीके होते हैं उसको डिसॉल्व करना शुरू कर देते हैं। और इसीलिए अगर कंटिन्यू वो कफ करता है, उसको लगातार फीवर बना रहता है लगातार, तो वो कंटेजियस होता है। याद रखना दोस्तों, एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस के साइन और सिम्टम, कफिंग लगातार आप देखते हो दोस्तों 3 या 3 वीक से ज्यादा, यदि कोई व्यक्ति लगातार कंटिन्यू कफ करता है, कफ में उसको ब्लड आता है, चेस्ट में पेन होता है, ब्रीदिंग या कफिंग के साथ उसको पेन होता है, वेट लॉस होना शुरू होता है, फटिग यानी लगातार बीमार बीमार रहना, थकावट रहना, फीवर रहना, नाइट की स्वेट आना, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है रात को पसीना आना, ठीक है, ठंड लगना, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट होना। ट्यूबरकुलोसिस के कारण हमारी बॉडी के दूसरे भाग भी प्रभावित होता है, जैसे कि किडनी, जैसे कि स्पाइन, जैसे कि ब्रेन। इसीलिए यदि ट्यूबरकुलोसिस लंग्स को छोड़कर दूसरे ऑर्गन में होता है, तो साइन और सिम्टम भी उसी के अकॉर्डिंग परिवर्तित हो जाते हैं दोस्तों। इसीलिए उन्हीं के अनुसार साइन और सिम्टम एग्जांपल के लिए आपको देखना पड़ेंगे। जैसे स्पाइन का ट्यूबरकुलोसिस हुआ, पेशेंट को बैक पेन लगातार होता रहेगा, किडनी की ट्यूबरकुलोसिस होना, यूरिन में ब्लड पाया जाना, ठीक है, ये तमाम कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू कंडीशन होता है, और उसी के अकॉर्डिंग कंडीशन आपको प्रोटोकॉल तय करना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन होता है इन्वेस्टिगेशन। प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस सामान्यतः स्पूटम एग्जामिनेशन से एएफबी, एसिड फास्ट बैसिलाई, इस टेस्ट के द्वारा डायरेक्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को डायग्नोस किया जा सकता है दोस्तों। याद रखना, थोड़ा सा कफ का सैंपल लेकर एक स्लाइड पर उसको फैलाकर उसको स्टेन करके, एसिड फास्ट स्टेन से, फील्ड स्टेन से स्टेन करके उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, वहां पर ट्यूबरकुलोसिस क्या बैक्टीरिया के लिए उसको डायग्नोस किया जाता है। या सबसे सिंपल तरीका होता है, लेबोरेटरी में जाइए, मांटू टेस्ट कराइए। एक मांटू ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट होता है जो स्किन के नीचे सब क्यूटेनियसली आपको लगाया जाता है, और 72 घंटे के अंदर उसमें क्या रिएक्शन हुआ, 46 से 48 से 72 घंटे के अंदर क्या रिएक्शन हुआ, उसी के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट की रिपोर्ट दी जाती है। याद रखिए, जितने भी इनएक्टिवेटेड बैक्टीरिया के पेशेंट अगर आप नजर रखते हो दोस्तों, वहां पर बहुत इजीली ये रिजल्ट आपको प्रूव करता है कि इसको ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं। खासतौर से प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस के लेवल पर बहुत ब्रिलियंटली रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। जब इम्यून रिस्पांस उपस्थित होता है, ट्यूबरकुलोसिस के कुछ स्टेजेस में एक्सपोज्ड हो जाता है पेशेंट। यदि लंग्स के अलावा दूसरे ऑर्गन अफेक्टेड होते हैं, तब आपको जाना है सीटी स्कैन में, एमआरआई में, बायोप्सी में, इम्यूनोकेमिकल जितने भी मेथड्स होती है, जो एंटीबॉडीज जो डेवलप होती है बॉडी में, उनको एलाइसा मेथड से टेस्ट कराना उसी के द्वारा आप वहां पर पर्टिकुलरली ट्यूबरकुलोसिस को डायग्नोस करते हो। याद रखना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिकमेंडेड जो किया गया है दोस्तों, वो है एक्सपर्ट एमटीबी आरआईएफ टेस्ट, जो कि फुली ऑटोमेटेड टेस्ट होता है दोस्तों, जिसके द्वारा ड्रग रेजिस्टेंट यानी ट्यूबरकुलर एमडीआर टीबी को केवल 2 घंटे में डायग्नोसिस किया जा सकता है, ओनली 2 आवर। और इसीलिए आज की वर्तमान परिस्थिति में एक्टिव पेशिव कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले वहां पर आजकल
MTB-RIF टेस्ट जो होता है, MTB/RIF टेस्ट जो होता है, सबसे ज्यादा परफॉर्म की जाने वाली टेस्ट है जो ट्यूबरकुलोसिस के लिए इंडिकेटेड होती है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, जब टेबल प्रैक्टिस में इस तरह के जितने भी प्रोटोकॉल्स को आप सेट करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई फिलोसॉफी होती है। आप जब लंग्स पढ़ रहे हैं, मैंने इसीलिए कहा था कि लंग्स पूरा पढ़ लें फिर हम लोग ट्यूबरकुलोसिस पढ़ेंगे। मुझे कई बार कहा कई डॉक्टरों ने, सर ट्यूबरकुलोसिस पढ़ा दीजिए पहले। ठीक है, अब आप समझिए, जब हमने ट्यूबरकुलोसिस का कैरेक्टर देखा, सिंपल ही देखा कि हाँ ट्यूबरकल बन रहे कोई भी ट्यूबरकल को तोड़ने में P2C5G से बेटर कोई नहीं। ठीक है, P2C5B को D4 या 30 डायल्यूशन में, या P2-1B D4 या 30 डायल्यूशन, अल्टरनेट C5F1G D4 या 30 डायल्यूशन। आप इसको यहां पर इस तरह से प्रयोग कीजिए, आपका पेशेंट बहुत जल्दी क्विकली रिजॉल्व हो जाएगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा दोस्तों। आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना ये है कि वहां पर जितना भी ट्यूबरकल्स बन रहे हैं उस ट्यूबरकल को तोड़ के ठीक करना है। तो आपको पता है कहीं भी कोई घाव बनता है उसको हील करने में गैंग्रीनल फोर्ट का तो कोई रोल ही नहीं, लेकिन वहां हम P2 बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ तो लंग्स से सीधा जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर स्ट्रांगली P2C5G को D4 में आपको यूज करना पड़ेगा। याद रखिएगा, आप ये भी कर सकते हो, P2C5L1B लंग्स को न्यूट्रिशन दो, D5 में अल्टरनेट S10 C13G, सारे इन्फेक्शियस मटेरियल को डिसॉल्व करके म्यूकस मेम्ब्रेन को क्यूर करके उसको बाहर निकाल दो, आप ये भी कर सकते हो। मैं इसको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला मान रहा हूं दोस्तों। ये दोनों प्रोटोकॉल में से एक, या ये प्रोटोकॉल S10 C2P2B D4 एक्सटर्नल अप्लाई, S10 C2P2B एक्सटर्नल अप्लाई ट्यूबरकुलोसिस कप में, लेकिन बहुत ज्यादा क्रैविंग होता है, बहुत ज्यादा फीवर बना हुआ है, F2 और 2 को भी शामिल कीजिएगा और पूर्ण रूप से चेस्टाइल का उपयोग करके वहां लगाइएगा। अगर मैं आपको कहूं कि इसी प्रोटोकॉल को S10 C2P2B को स्मेल करा दीजिएगा। ठीक है, आप स्मेल करा दीजिएगा, या P1 P2 P3 P4 W या B, इसको स्मेल करा दीजिएगा। आप ट्यूबरकुलोसिस के कैरेक्टर को देखेंगे, न्यूमोनिया या ट्यूबरकुलोसिस हो दोनों सबसाइड होना शुरू हो जाता है दोस्तों। याद रखना, यहाँ पर कई कारण होते हैं, जैसे किसी को ट्यूबरकुलोसिस लीजन हो गया, घाव हो रहे हैं आपको, लंग्स में हो रहा, बोन में हो रहा, कहीं पे भी, याद रखिएगा C5-1P2 F1 S1W थर्ड डायल्यूशन, नेगेटिव में जाइएगा, C5-1P2 F1 S1W थर्ड डायल्यूशन ट्यूबरकुलोसिस लीजन जितने भी होते हैं बहुत तेजी से कवर करता है। इसलिए मेरा मानना है ये वो प्रोटोकॉल है जो किसी भी कैंसर के लिए, आपको मैं बता दूं बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स ये मान रहे हैं कि जितने भी कैंसर या बढ़ के आ रहे हैं ये ट्यूबरकुलोसिस का परिवर्तित रूप है। ठीक है, और जब परिवर्तित रूप है तो हम कहीं ना कहीं P2 का लेवल मेंटेन करके उस क्यूर कर सकते हैं, इसीलिए P2 को नेगेटिव में कम मात्रा में डाला गया है दोस्तों। C13P2 S2-1B सेकेंड डायल्यूशन, जब टंग के लेवल पर ट्यूबरकुलोसिस होता है C13P2 S2-1B सेकेंड डायल्यूशन में वहां पर काम करता है दोस्तों। ट्यूबरकुलोसिस आप किडनी S6C6 से जोड़ दो, S6C6P2 A1W 200 या 1000 में बहुत अच्छे से काम करता है दोस्तों, क्योंकि किडनी में डायरेक्टली कभी भी ट्यूबरकुलोसिस नहीं होगा, सेकेंडरी होगा, यानी कहीं और रहा वहां आ गया, इसलिए इसको नेगेटिव में जाना पड़ेगा आपको। C4A1 S1 A2P2G 200 या 1000, C2P2 S1-1B सेकेंड डायल्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है दोस्तों। जब ट्यूबरकुलोसिस वर्टिब्रा पे होता है, बोन पे होता है, याद रखना, जब ट्यूबरकुलोसिस वर्टिब्रा पे होगा, बोन पे होगा, तो नीचे वाला प्रोटोकॉल आपको याद रखना है, लेकिन मैं तो ज्यादातर अब ये दे रहा हूं, ये मेरे गुरुओं से सीखा हुआ प्रोटोकॉल है जिनके माध्यम से हम लोग कुछ हद तक सफलता प्राप्त करते थे। धीरे धीरे हमको लगा कि पॉजिटिव से नेगेटिव जाना पड़ेगा। सबसे पहले न्यूट्रिशन दीजिए, न्यूट्रिशन देने के बाद नेगेटिव दीजिए, जैसे नेगेटिव देना शुरू करता है आपका रिजल्ट पॉजिटिव आना शुरू होता है। हमने दोनों साथ में देना शुरू कर दिया, ये हमने D4 D5 D6 या 30 डायल्यूशन के लेवल पर दिया, ये हमने 200 और 10th डायल्यूशन के इक्विवेलेंट दिया, और उसके रिजल्ट जब सामने आने लगे तो पेशेंट भी कहने लगे कि हाँ साहब अब ट्यूबरकुलोसिस का रिजल्ट जो मिल रहा है वो फास्ट हो रहा है। तो ये हमारी क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि हम क्या समझ रहे हैं और हम उसको कैसे रिवाइज कर रहे हैं, कैसे उस चीज को हम प्रोटेक्शन में डाल रहे हैं।
ठीक है, तो रिजल्ट आना हमारे हाथ में, अगर हमें नॉलेज अच्छा है तो हम लोग रिजल्ट बहुत अच्छे से निकाल के लाएंगे। तो ये था ट्यूबरकुलोसिस दोस्तों। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कंप्लायंसेस की। हमने जब हमारा लास्ट चैप्टर देखा था तो हमने कंप्लायंसेस की बात की थी दोस्तों। याद रखना लंग्स कितना काबिल है आपका, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने आपकी जिंदगी में कैसे लंग्स को प्रमोट किया है, कितनी इलास्टिसिटी बढ़ाई है। अगर आप एक्सरसाइज के लेवल पे लंग्स भी आपके साथ, जितने ऑर्गन्स आपके बड़े खुश हो जाते हैं यार, चलो हमको जिंदा रखने के लिए आदमी कितनी एक्सरसाइज कर रहा है, कितना एक्टिव है। जितना वो एक्टिव है उतने ही ऑर्गन को एक्टिव कर दिया जाता है, क्योंकि ऑर्गन खुद सेल्फ निर्णय वाले होते हैं कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के माध्यम से हम कैसे मैसेज पहुंचाएं, कैसे उसको कंट्रोल करें, ये सारी चीजें हमें इन्वॉल्व होती है। इसलिए आपके लंग्स में दो कैटेगरी होगी, एक स्टैटिक कंप्लायंसेस होगा, एक डायनेमिक कंप्लायंसेस होगा दोस्तों। ये होता क्या है, ठीक है, याद रखना दोस्तों। आप सांस ले रहे हो, है ना, इस सांस लेने से रिलेटेड है दोस्तों। स्टैटिक कंप्लायंसेस वो कंप्लायंसेस होता है दोस्तों जो स्टैटिक कंडीशन के अंदर मेजर होता है, यानी आप बिल्कुल स्टैटिक और स्थिर रूप से काम कर रहे हो, आपका पूरा बॉडी स्थिर रूप से काम कर रहा है। जब ब्रीदिंग नहीं हो पाता है दोस्तों, तब इसके द्वारा वॉल्यूम और प्रेशर मेजर किया जाता है दोस्तों, ठीक है। जब ब्रीदिंग नहीं हो रहा, आपको रुक रहा है, आपको बिल्कुल पहले जैसे आप कैपेसिटी नहीं रहे, जब ब्रीदिंग नहीं हो पाएगा तब इसके द्वारा वॉल्यूम और प्रेशर को मेजर किया जाता है। स्टैटिक कंप्लायंसेस वो प्रेशर होता है दोस्तों जो जीरो फ्लो, यानी स्टैटिक कंडीशन के अंदर जो टाइडल वॉल्यूम होता है उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो इलास्टिक रेजिस्टेंस होता है उससे ओवरकम करने के लिए, यानी उससे ओवरकम करने के लिए जितना भी प्रेशर रिक्वायर्ड होता है वो वहां पर नेसेसरी कंडीशन होती है, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक कंप्लायंसेस। यानी आपकी लंग्स की कितनी कैपेसिटी है, टाइडल वॉल्यूम कितनी कैपेसिटी है, आप कितना फोर्स सहन कर सकते हो, आपके लंग्स के अंदर कितनी ताकत आप जनरेट करा सकते हो दोस्तों, ये स्टैटिक कंप्लायंसेस कहलाता है। तो फिर डायनामिक कंप्लायंसेस क्या होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखना दोस्तों। अभी हमने बात करी स्थिरता स्टैटिक कंडीशन में रेस्ट के लेवल पर, अब हम बात करते हैं डायनामिक कंप्लायंसेस वो कंप्लायंसेस होता है जो डायनामिक कंडीशन में मेजर होता है। अब डायनामिक कंडीशन कब होती है, जब आप ब्रीदिंग करते हो। ये नॉन ब्रीदिंग में था कि नॉन ब्रीदिंग के दौरान आपके लंग्स में कितनी वॉल्यूम आएगी, और ये ब्रीदिंग कंडीशन के दौरान यानी डायनामिक कंडीशन के अंदर जब आप रेगुलर यहाँ पर अपने लेवल को मेंटेन कर रहे हो तो वो लेवल का मेंटेनेंस आपको कितना नजर आएगा, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जब आप किसी हेल्थी सब्जेक्ट की बात करोगे, स्टैटिक और डायनेमिक कंप्लायंसेस के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, हमेशा याद रखना। एक स्वस्थ व्यक्ति अगर है तो स्टैटिक कंप्लायंसेस यानी वो जब रेस्ट में तब कितना, और जब मूवमेंट में ब्रीदिंग कर रहा उस दौरान कितना, इन दोनों के बीच में हल्का सा डिफरेंस आता है दोस्तों। जब स्टीफ लंग का पेशेंट होता है, यानी लंग्स उसके स्टीफ हो रहे, यानी सीओपीडी जैसे लेवल में, जब ऑक्सीजन आना कार्बन डाइऑक्साइड जाना, इन दोनों के बीच में वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उस समय डायनेमिक कंप्लायंसेस डिक्रीज हो जाता है, तो सांस लेने की गति क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जाएगा, तो वहां पर याद रखना जो डायनेमिक कंप्लायंसेस होता है डिक्रीज हो जाता है, जबकि स्टैटिक कंप्लायंसेस में लिटिल चेंज उत्पन्न होता है, थोड़ा सा चेंज उत्पन्न हो जाता है। और यही कारण है आपको कैसे पता चला कि आप सांस सही ले पा रहे हो कि नहीं ले पा रहे हो। पेशेंट जब तक उसके सिर से ऊपर नहीं चला जाता है तब तक वो नहीं जाता है डॉक्टर के पास। जब सिर से ऊपर चला जाता है कि हाँ साहब अब मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा मेरा दम घुट जाएगा, तब वो दौड़ता है डॉक्टर के पास। तब आप लोग आपके और मेरे जैसे डॉक्टर के पास दौड़ के आता है कि साहब देखो ऐसा हो गया ऐसा हो गया। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है दोस्तों कि उसकी कंप्लायंसेस क्या है, ठीक है। याद रखना स्टैटिक कंप्लायंसेस और डायनेमिक कंप्लायंस। स्टैटिक कंप्लायंसेस मतलब स्थिर अवस्था में, है ना, और डायनामिक कंप्लायंसेस जब उसको प्रॉब्लम क्रिएट होगी ब्रीदिंग के दौरान, ठीक है। वो दोनों कंडीशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और उन्हीं डिफरेंसेस को, लिटिल डिफरेंसेस को आपको डायग्नोस करते आना चाहिए कि ये व्यक्ति अपने लंग्स को स्टीफ बना रहा है या ओके बना रहा है। जो व्यक्ति शुरू से अपने लंग्स को मॉडर्नाइज वे में
मोटिवेट करता रहता है, वो हमेशा परफेक्टली ऑल राइट रहता है, उसका स्टैटिक कंप्लायंसेस हमेशा मजबूत होता है। भले ही उसको वायरल इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, वो तुरंत ओवरकम हो जाता है, यानी रेजिस्टेंट पावर के बल पर वो तुरंत ओवरकम हो जाता है। लेकिन जो डायनामिक कंप्लायंसेस वाले होते हैं, जिनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है दोस्तों, ब्रीदिंग कंडीशन के दौरान, उनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब सबसे बड़ी चीज होती है कि इन चीजों को बताने का क्या मकसद। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे, यार ये कौन सा सब्जेक्ट आ गया। मैं आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। जब आपके कंप्लायंसेस में इंक्रीज होगा, आप क्या डिसीज को महसूस करेंगे, ठीक है। जब आपको, मैंने एक डिसीज बताई थी इम्फाइसीमा, ठीक है। इम्फाइसीमा में क्या होता है, एल्वियोलाई का परमानेंट डायलेटेशन हो जाता है, यानी आप खूब बीड़ी सिगरेट पीते रहे, आपने एक्सरसाइज करी नहीं, मोटे हैं, या कोई भी कंप्लेंट ऐसी है जिसके कारण आपके लंग्स पे इफेक्ट आया, आपकी एल्वियोलाई से डायलेटेशन हो गया, और वो परमानेंट, ऑक्सीजन आ रही, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही, कोई मतलब नहीं उसको, उस कंडीशन को एम्फाइसीमा कहते हैं। तो याद रखना दोस्तों, कंप्लायंसेस तब इंक्रीज होता है ना, जब लंग टिश्यू की इलास्टिक प्रॉपर्टी के लीजन होने के कारण होता है। यानी आपको डायग्नोसिस ये करना है कि इसके लंग्स की जो इलास्टिक टिश्यू है, उस इलास्टिक टिश्यू का लॉस हो चुका है, और इसी के कारण कंप्लायंसेस डेवलप हो रहा है, जो कि दो कंडीशन में डेवलप हो सकता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन, जैसे ओल्ड एज, भाई ऑर्गन की कार्य करने की क्षमता गॉड ने दे रखी है कि बस आपको इतने समय ये ऑर्गन काम करेगा, उसके बाद में इस ऑर्गन का काम कम होकर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन ओल्ड एज में आपको देखने को मिलती है। तो पैथोलॉजिकल कंडीशन आपको इम्फाइसीमा जैसी डिसीज में देखने को मिलती है। ये कंप्लायंसेस इंक्रीज करने वाले उदाहरण है कि जो आपके लंग की जो ब्रीदिंग कैपेसिटी होती है, उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, उसके लॉस के कारण आपको देखने को मिलता है, ये उसका लॉस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसके विपरीत कई ऐसे कंप्लायंसेस होते हैं, बहुत सारी पैथोलॉजिकल कंडीशंस आपको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ये कंप्लायंसेस डिक्रीज होते हुए नजर आएंगे। अब डिक्रीज कब होते हैं दोस्तों, ठीक है। उदाहरण के लिए बताऊं, एक आदमी इस तरह से झुका रहता है, याद है आपको, डिसीज याद कीजिए, ठीक है। ये कंप्लायंसेस डिक्रीज होता है, जैसे कि डिफॉर्मिटी ऑफ थॉरैक्स। यदि किसी को थॉरैक्स की डिफॉर्मिटी होती है, अब थॉरैक्स की डिफॉर्मिटी का झुकने से क्या संबंध है, काइफोसिस याद है आपको, कुबड़, काइफोसिस, स्कोलियोसिस, आपने कई रिपोर्टें देखी होगी। जब भी काइफोसिस और स्कोलियोसिस की डिफॉर्मिटीज आपको नजर आती है, थॉरैक्स की डिफॉर्मिटी समझकर आप समझ जाइएगा कि इसमें जो कंप्लायंसेस हो रही है, वो कंप्लायंसेस डिक्रीज हो चुकी है, ठीक है, याद रखना। इसीलिए आप जब किसी को प्लूरिसी हुआ, और प्लूरिसी में क्या होता है कि विसरल और प्लूरल लेवल के बीच में इन्फ्लामेशन होकर फाइब्रोसिस हो जाए, यानी फाइब्रोटिक प्लूरिसी, इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरा रिजल्टिंग इन फाइब्रोसिस, ठीक है। आप जब किसी को प्लूरिसी होती है ना, मॉडर्न साइंस के डॉक्टर यही सोचते हैं जितनी जल्दी मैं कवर कर लूं उतना अच्छा, नहीं तो इसको फाइब्रोसिस हो जाएगी, इसके लंग्स की जो ब्रीदिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी, अर्थात कंप्लायंसेस डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए फाइब्रोटिक प्लूरिसी जो होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरा रिजल्टिंग इन फाइब्रोसिस, ये फाइब्रोसिस के रूप में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, बचपन से बुढ़ापे तक लगातार उसको इन्फेक्शन होती है, रेस्पिरेटरी मसल्स बहुत वीक हो जाती है। यदि इन्हीं रेस्पिरेटरी मसल्स का पैरालिसिस हो जाए तो, ठीक है, बहुत सारे लोगों में आजकल यही देखने को मिल रहा है कि रेस्पिरेटरी मसल्स वर्क कम कर देती है, रेस्पिरेटरी मसल्स का पैरालिसिस हो जाता है, जो कंप्लायंसेस के रूप में डेवलप होता है, जो डिक्रीज होता हुआ नजर आता है। प्लूरल इफ्यूजन होता है, वो सबसे बड़ा कारण होता है दोस्तों। जो प्लूरल इफ्यूजन यानी प्लूरिसी का केस होता है, वो लंग्स की कैविटी को, उसको जब फाइब्रोस कर देता है, तो उसका जितना भी जो कैरेक्टर होता है ब्रीदिंग का, वो फेलियर की तरफ जाता है, यानी कंप्लायंसेस डिक्रीज करता हुआ नजर आता है। कई बार कोई बहुत सारे एबनॉर्मल, खासतौर से थोरेसिक कैविटी के लेवल पर चले हम दोस्तों, तो एबनॉर्मल थोरेक्स होता है, जैसे मैंने कहा था न्यूमोथोरेक्स, हवा भरा जाना, हाइड्रोथोरेक्स पानी का कलेक्ट हो जाना, हीमोथोरेक्स यानी ब्लड का कलेक्ट हो जाना, पायोथोरेक्स यानी पस का कलेक्ट हो जाना, बहुत सारी कंडीशन है ना। ये सारी के सारी कंडीशन कहीं ना कहीं लिंक्ड करती है दोस्तों, जो दर्शाती है कि ये कंप्लायंसेस यानी लंग्स के जो
आपकी क्रेविंग कैपेसिटीज होती है, ऑक्सीजन अंदर लेना या एयर अंदर लेना, एयर बाहर छोड़ना, वो रिड्यूस होती है। और इन्हीं कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि प्रोटोकॉल, मैंने यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस का जो प्रोटोकॉल लिया ना, S1C1P1 और S2C2P2, वो इन्हीं कंप्लायंसेस के बेस पे था, इसीलिए मैंने आज आपको बताया, नहीं तो मैं आपको इसका बेस बना के दे दूंगा। ठीक है, याद रखना दोस्तों, ये वो तरीका है जिसके माध्यम से क्रेविंग कैपेसिटी के माध्यम से आप पता लगा सकते हो कि लंग्स की ब्रीदिंग कैपेसिटी कितनी है, अगर कम है तो क्या, और ज्यादा है तो क्या। ठीक है, याद रखना इस बात को। अगर अर्ली स्टेज में हो तो P1C1 वाला, अगर लेटर स्टेज हो तो S2C2P2 वाला। और यही कारण है, यही डायग्नोस्टिक पर्पस होता है ट्यूबरकुलोसिस का, जिसके कंप्लायंसेस के आधार पर आप और मेरे जैसे छोटे छोटे डॉक्टर बहुत इजीली ट्रीटमेंट बना लेते हैं, बहुत इजीली रिजल्ट भी लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हमें केवल इतना जानना होता है कि भाई ब्रीदिंग का वर्क क्या होता है। जब ब्रीदिंग हो रही है हमारे थोरेसिक कैविटी में क्या क्या हो रहा है, अगर ये हमें पता लग गया तो हमें कोई दूसरी चीज समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। हमें ये समझना है कि हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमारे लंग्स के लेवल पर क्या क्या हो रहा है, हम क्या समझ सकते हैं उसको, बहुत इजी नजर आएगा दोस्तों। वर्क ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के दौरान रेस्पिरेटरी मसल्स के द्वारा होने वाला, डन होने वाला वर्क होता है दोस्तों, ताकि थॉरेक्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रेजिस्टेंस को ओवरकम करने का काम किया जा सके। यानी यहां पर हम कितना फैला सकते हैं, अपना साम्राज्य कितना फैला सकते हैं और कितना उसको रिड्यूस कर सकते हैं, यानी आपकी कैपेसिटी हम देखते हैं दोस्तों। अभी देखो रशिया ने लूना भेजा, है ना, अब लूना जैसे ही जाके टकरा के खत्म हो गया। जो जल्दी का काम करते हैं हमेशा गड़बड़ होता है दोस्तों, हुआ ना। इसलिए कह रहा हूं, बिल्कुल जल्दी का काम नहीं है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करने का काम है। हम लोगों जैसा बेहतर प्रोटोकॉल कोई नहीं बना पा रहा है दोस्तों, आप देख लो। ठीक है, पूरे इलेक्ट्रोमैपेथ जगत में हमारे डॉक्टरों ने तहलका मचा रखा है। मेरे पास कल 13-14 सीनियर डॉक्टरों के फोन आए जिन्होंने कभी मेरे फोन कॉल नहीं अटेंड करे थे, मैं लगाता था उनको, उनके फोन कॉल आए, बोले यार तुम कौन सी बुक में से स्टडी करते हो, है ना। ये सबसे बड़ी जीत है हम लोगों की दोस्तों। ठीक है, ये आपका और मेरा जो वर्क करने का तरीका है, ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ी जीत है। तो ये हेड्स अप आप लोगों को जिनके रिजल्ट देखकर मुझे कॉल करते हैं वो दोस्तों, बहुत बढ़िया। ठीक है, याद रखना रेस्पिरेटरी मसल्स के द्वारा ये वर्क जब होता है तो आपको याद रखना है, रेस्पिरेटरी प्रोसेस के दौरान इंस्पायरेशन बहुत ज्यादा एक्टिव प्रोसेस होती है और एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस होती है। याद रखना, ये हमारी टेबल प्रैक्टिस की बात है दोस्तों। रेस्पिरेटरी प्रोसेस के दौरान इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस होती है और एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस होती है। इसीलिए क्वाइट ब्रीदिंग के दौरान, याद रखना, एक आप एवरेज सांस ले रहे हो, क्वाइट ब्रीदिंग के दौरान रेस्पिरेटरी मसल्स वर्क को परफॉर्म करती है दोस्तों। याद रख लेना, रेस्पिरेटरी मसल्स वर्क को परफॉर्म करती है केवल ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, केवल सांस लेने के दौरान, नॉट ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। याद रख लेना, जब आप सांस ले रहे हो उस दौरान रेस्पिरेटरी मसल्स अपने वर्क को परफॉर्म करती है, न केवल पूरे लंग्स को एक्सपेंडेड करती है, थोरेसिक कैविटी को भी एक्सपेंडेड करती है, लेकिन एक्सपायरेशन के दौरान नहीं करती। ठीक है, क्योंकि एक्टिव प्रोसेस में अंदर जो प्रेशर होता है थोरेसिक रीजन पर, नेगेटिव प्रेशर होता है, और नेगेटिव प्रेशर होने के कारण जितनी भी एयर होती है लंग्स बोलता आने दो। ठीक है, पूरी एयर आप अंदर लेते हो, ये जो प्रोसेस होती है दोस्तों, ये एक्टिव प्रोसेस होती है, और इसीलिए इसमें रेस्पिरेटरी मसल्स वर्क को परफॉर्म करती है इंस्पायरेशन के दौरान। याद रख लेना, एक्सपायरेशन में इसका वर्क नहीं होता है। ठीक है, अब अगर यहां पर आपने अंदर की तरफ इंस्पायरेशन किया, अब मुझे बताओ, आपको पता है इस दौरान एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, आप एनर्जी का उपयोग करा रहे हो इंस्पायरेशन के दौरान। ब्रीदिंग के वर्क के दौरान एनर्जी 3 प्रकार के रेजिस्टेंस से ओवरकम करने के लिए यूटिलाइज की जाती है यहां पर। ठीक है, आप 3 प्रकार के वर्क यहां पर जो रेजिस्टेंट आपके बॉडी में दिए गए हैं, उन 3 प्रकार के रेजिस्टेंट से ऊपर आने के लिए आप वहां जितनी एनर्जी मौजूद है उस एनर्जी का उपयोग करते हो। ठीक है, अगर आप उस एनर्जी का उपयोग नहीं करोगे, आप जो बॉडी को एक कांस्टेंट रीजन दिया गया है, उस कांस्टेंट रीजन से ऊपर ही नहीं जा पाओगे।
अगर आपको कांस्टेंट रीजन से ऊपर जाना कि भाई आपको इतना काम करना है, इससे ज्यादा नहीं करना, है ना, लेकिन आपको पता है, लंग्स को पता है, हार्ट बोल रहा है नहीं हमको कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाना है ना, आप क्या कर रहे हो, उससे ऊपर जाकर काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये ओवरकम करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए एनर्जी का उपयोग करना पड़ेगा। आप जब एनर्जी का उपयोग करोगे तभी वहां पर जो बॉडी की डिमांड है उसी के प्रकार से आप इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के प्रोसेस का कॉम्बिनेशन मेंटेन कर पाओगे। भाई सिंपल सा उदाहरण बताऊं, आप अभी एक मिडिल लेवल पर रह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप हेल्दी हो, लेकिन अगर आप समुद्र तल से ऊपर पहाड़ पे गए तो बता दो मेरे को उस लेवल पर रह के। यदि आप समुद्र के तल पर गए तो बता दो मुझे उस लेवल पर कम या ज्यादा प्रेशर आपके बॉडी के ऊपर पड़ेगा, इसलिए अकॉर्डिंग सी आपकी बॉडी में ये कंप्लायंसेस चेंज होते हैं दोस्तों, ठीक है। यही कारण है आपको 3 लेवल समझना बहुत नेसेसरी है दोस्तों। मेरा मानना है कि आप और मैं जब इलेक्ट्रोमाइग्नेटिक ट्रीटमेंट में पेक्टोरल ग्रुप का प्रोटोकॉल तय करते हैं तो मेरा मानना है इन 3 लेवल पर करते हैं। पहला, एयरवे रेजिस्टेंस क्या है, इसका जो एयरवे है उसका रेजिस्टेंस क्या है। दूसरा, इलास्टिक रेजिस्टेंस ऑफ लंग्स एंड थोरैक्स, आपके लंग्स और थोरैक्स का इलास्टिक रेजिस्टेंस क्या है, यानी उसकी क्षमता क्या है। और तीसरा, नॉन इलास्टिक विस्कस रेजिस्टेंस क्या है, जो नॉन इलास्टिक पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उनका विस्कस रेजिस्टेंस क्या है, उनमें चिपचिपापन, ठीक है, उनमें सर्कुलेशन कैसा हो रहा है। इसलिए याद रखना, एयरवे रेजिस्टेंट यानी आपके नोज से लगाकर लंग्स तक जो एयरवे रेजिस्टेंस है वो कितना है। इलास्टिक रेजिस्टेंस ऑफ लंग्स एंड थोरैक्स, आपका लंग्स और थोरैक्स कितना इलास्टिक रेजिस्टेंस रखता है। और तीसरा, भाई बहुत सारे नॉन इलास्टिक रेजिस्टेंस जो विस्कस रेजिस्टेंस होते हैं वो भी आप मिलेंगे, यानी चिपचिपापन कितना है। यदि कफ ज्यादा जमा होगा तो क्या करोगे, सीओपीडी में देखते हो आप, ठीक है। इसलिए ये 3 चीजों को समझ जाइएगा दोस्तों, मेरा मानना यू आर द बेस्ट। आप हर रेस्पिरेटरी ट्रैक के डिसीज को बहुत इजीली क्योर कर जाएंगे, बहुत इजीली। कई लोग बोलते हैं हम तो एलर्जिस को यूं चुटकी बजाते ठीक कर लेते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, जब रिजल्ट आ ही नहीं रहा है आप ऐसे कैसे बोल सकते हो यार, चुटकी बजाते ठीक कर सकते हो, ठीक है। मतलब बड़ी बड़ी डिसीज को, सीओपीडी को बोलते हैं हमने 2 महीने में ठीक कर दिया। अरे भाई, मतलब बड़ी सोच वाली बात है, 2 महीने में कभी सीओपीडी क्योर हो ही नहीं सकता। अगर डिसीज 5 साल 7 साल पुरानी है, 2 महीने में कैसे ठीक करोगे, फालतू बात है, ठीक है। इसलिए याद रखना, अपने ईगो को अलग रखना, लेकिन जो सत्य है वही प्रमाणित करना। लोग हंसते हैं पीछे, ठीक है। इसलिए याद रखना, क्योर और कैरिंग कैपेसिटी में बहुत अंतर होता है, ठीक है। याद रखना, एयरवे रेजिस्टेंस की बात करो, हमारे ग्रुप में कई लोग हैं जो क्यूर की डेफिनेशन बताते हैं। अभी टी मोहन सर ने बता दिया है क्यूर की डेफिनेशन क्या, प्रतिमा मैडम ने बता दिया है क्यूर की डेफिनेशन क्या, मलिका मैम ने बता दिया है क्यूर की डेफिनेशन क्या। हमारे गौरव सर, विनोद सर, हमारे कई लीजेंड्स डॉक्टर्स हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा, आर के सिंह सर, इन्होंने पैरालिसिस, पैराप्लेजिया, हेमिप्लेजिया को बता दिया कि क्यूर की डेफिनेशन क्या होता है ना। इसलिए बोलना और करके बताना दोनों में अंतर है दोस्तों। हम लोग करके बता रहे हैं, हमारे ग्रुप के हर मेंबर करके बता रहा है, इसलिए मेरा हेड्स अप है ऐसे सारे दोस्तों का। याद रखना दोस्तों, पहली बात करते हैं हम एयरवे रेजिस्टेंट। एयरवे रेजिस्टेंट वो रेजिस्टेंस होता है दोस्तों जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के माध्यम से एयर पैसेजेस को अफोर्ड करता है, यानी पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में कितना एयर आएगा कितना जाएगा, ये सारी चीज इसी एयर रेजिस्टेंस के अनुसार तय होती है। ये रेजिस्टेंस ब्रोंक्यूलर कंस्ट्रिक्शन के दौरान इंक्रीज होता है, यानी आपका जो ये ट्रेकिया, ये आपका ब्रोंकस, ठीक है, ये जो ब्रांचेस निकली है ये ब्रोंक्यूलर ब्रांचेस है, ठीक है। ये ब्रोंक्यूलर ब्रांचेस के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो होता है ये इंक्रीज हो जाता है, जो कि ब्रीदिंग के दौरान मसल्स के द्वारा जो वर्क वहां पर होता है दोस्तों उसको इंक्रीज करता है। यानी यहाँ रेस्पिरेशन की जो मसल्स होती है जो यहाँ पर वर्क कर रही है वो इस ब्रोंक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करने का काम करती है। और जब इन ब्रोंक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन का इंक्रीज होता है, जो ब्रीदिंग के दौरान मसल्स के द्वारा जो वर्क होता है वो इंक्रीज होता है, इसीलिए
एयरवे जो रेजिस्टेंस होता है उसके ओवरकम के लिए जो वर्क होता है उसे एयरवे रेजिस्टेंट वर्क कहते हैं। ये पूरा का पूरा एयरवे रेजिस्टेंट वर्क होता है, अर्थात ये यहाँ पर ब्रोंकियल्स के द्वारा कंस्ट्रिक्शन करके वहां पर जितनी भी एयरवेज होती है उनके काम को बढ़ाता है, और वो जो काम इंक्रीज होगा ये एयरवे रेजिस्टेंस कहलाएगा। जो जितना भी वहां पर डन होता है वो डन यहाँ के मसल्स के द्वारा होता है, और ये मसल्स के द्वारा जब ओवरकम किया जाता है दोस्तों, इसे हम एयरवे रेजिस्टेंट वर्क कहते हैं। अगर आपने आपकी बॉडी को मेंटेन किया है, रेस्पिरेटरी एक्टिवनेस आपने मेंटेन करी है, इलास्टिसिटी मेंटेन है आपके मसल्स की, कोई दिक्कत नहीं, आपका जो एयरवे रेजिस्टेंट मेंटेन रहेगा। आप चेस्ट टाइल लगाकर क्या करते हो बताओ मुझे? आप नेबुलाइज करा के क्या करते हो? आप नेबुलाइज कराकर ये पूरी अंदर के एरिया को प्यूरिफाई करते हो, ठीक है, आप उसके रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हो, लेकिन एक्सटर्नल अप्लाई करके आप मसल्स के रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हो जो एयरवे रेजिस्टेंस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्टेड कर रहा है। आप नेबुलाइजर से इनडायरेक्टली कर रहे हो और मसल्स के लेवल पर चेस्ट टाइल लगाकर डायरेक्टली कर रहे हो। अब आप कर तो दोनों ही रहे हो ना, एयरवे रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे हो, आप दोनों एक तरीके से काम कर रहा है। एक आप डायरेक्ट मसल्स पे काम कर रहे हो, एक डायरेक्ट नर्व के माध्यम से मसल्स पे काम कर रहे हो। इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, दोनों सेम है दोस्तों। और आप अब जब वहां वर्क कराएंगे तो चेस्ट पे कराएंगे तो इमीडिएट वर्क नजर आता है, स्मेल से कराएंगे थोड़ा समय लगता है, क्योंकि आप नर्व के माध्यम से जाकर ब्रेन एकाएक किसी भी स्मेल में काम करना शुरू नहीं कर देगा, उसको देखेगा कि यार वाकई में ये स्मेल जो आ रही है स्टिमुलेशन के लिए, वर्क के लिए आ रही है, मैं देखूं तो सही वाकई में स्टिमुलेशन है कि नहीं। अगर ब्रेन को लगेगा नहीं ये गलत है तो एग्रावेशन कर देगा, ठीक है, ये भी याद रखना। लेकिन ब्रेन को लगता है नहीं यार ऑर्गन वाकई में कमजोर और ये सही स्टिमुलेशन है, वो कहेगा चलो ठीक है मैं भी कर रहा हूं आप भी करो, दोनों कराएगा तुरंत रिजल्ट मिलेगा आपको। ये एयरवे रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। दूसरा इलास्टिक रेजिस्टेंस ऑफ लंग्स एंड थोरैक्स, ठीक है। अब यहाँ चले, आप जब चेस्ट टाइल का प्रयोग करते हो अब इसका बेनिफिट देखिए आप दोस्तों। इलास्टिक रेजिस्टेंस ऑफ लंग्स एंड थोरैक्स के लेवल पर आप हमेशा याद रखिएगा, क्या आपको बॉडी में कोई वर्क करने के लिए बिना एनर्जी के आप कर सकते हो? बिना एनर्जी मिले आप काम कर सकते हो? नहीं ना। तो बॉडी की डिमांड क्या है? एनर्जी की। अब एनर्जी कब होगी? जब बॉडी की कोई भी केमिकल प्रोसेस में आप सांस लेंगे, सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन जाएगा, यही ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन के रूप में यूज होकर सबसे पहले एनर्जी की आवश्यकता को पूर्ति करेगा। और इसीलिए इलास्टिक फाइबर के लेवल पर जब आप यहाँ पर देख रहे हो जो आपका पर्टिकुलर मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब मूवमेंट कैसे क्रिएट हो रहा है दोस्तों? आप लंग्स के अगेन थोरैक्स को एक्सपेंड कर रहे हो, ठीक है, आप देख रहे हो लंग्स से उसके अगेंस्ट थोरैक्स को आप एक्सपेंड किया, फिर आपने से, ठीक है। इसीलिए दोस्तों इस इलास्टिक रेजिस्टेंस से ओवरकम होने पर जो वर्क डन होता है उसे हम कंप्लायंस वर्क कहते हैं। यानी आपका जो थोरैक्स है वो फूल रहा है, यानी नेगेटिव प्रेशर है, लेकिन आपका इलास्टिसिटी वहां पर बढ़ी फिर घटी, फिर बढ़ी फिर घटी, अर्थात इस इलास्टिसिटी को मेंटेन करके ओवरकम करने पर जो वर्क डन होता है उसे हम कंप्लायंस वर्क कहते हैं दोस्तों। याद रखना बहुत नेसेसरी वर्क है। आप जब देखते हो कि ये व्यक्ति आपने चलाया, बोले नहीं मुझे कोई थकावट नहीं, मुझे कोई सांस नहीं फूलती, यानी आप समझ जाना कि इसके लंग्स का कंप्लायंस वर्क लगभग लगभग ओके या थोड़ा बहुत माइनस में हो सकता है, लेकिन ओके है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन किसी व्यक्ति को कहते हो जैसे एनीमिया हो या कोई लंग्स से डिसीज हो, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से डिसीज हो, किसी को एनर्जी प्रॉपर नहीं मिल रही है, आप वहां पर जब देखते हो आप देखते हो कि लंग्स और थोरैक्स का एक्सपेंडेशन इसका कम हो रहा है, वो जल्दी जल्दी सांस ले रहा है, यानी एलिस्टल जो इलास्टिक रेजिस्टेंस है वो ओवरकम हो ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है उसको, मसल्स का कोऑर्डिनेशन नहीं, नर्व का कोऑर्डिनेशन नहीं। देखो आप यहाँ पर जो बैलेंस हो रहा था वो इम्बैलेंस हो गया, आप देखो वहां पर बहुत तेजी के साथ वर्क हो रहा है, ठीक है। हाइपोवेंटिलेशन हो गया, यानी सफोकेशन हो गया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो गई, डिस्निया हो गया, ये सारे कंप्लायंसेस वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर ओवरकम हो ही नहीं पा रहा, ठीक है। उस कंप्लायंसेस वर्क का डिस्टर्बेंसेस हो गया, आप तुरंत डायग्नोस कर लो कि यार यहाँ पर ये सेकंड नंबर की प्रॉब्लम नजर आ रही है, इसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, मैं इसको फटाफट चेस्ट ऑयल का उपयोग कराऊं, नेबुलाइज कराऊं, इसको फलाना फलाना सफोकेशन दूर करने वाले मेडिसिन दूं, जैसे आप वो चालू करते हो पेशेंट रिकवरी में आ जाता है। तीसरा होता है नॉन इलास्टिक विस्कस रेजिस्टेंस,
ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ के टिश्यूज के लेवल की बात कर रहे हैं हम दोस्तों। ठीक है, हमने लंग्स की बात कर ली, लंग्स के क्रेविंग कैपेसिटी की बात कर ली, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की बात कर ली। थोरेसिक केज के टिश्यूज, ये जो थोरेसिक केज है, पूरी पसलियां, लंग्स, मसल्स, ठीक है, यहाँ के जो टिश्यूज और लंग्स टिश्यूज की जो विस्कोसिटी के ओवरकम आने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था हर चीज से पार पाने के लिए बॉडी में एनर्जी की जरूरत होती है। इस विस्कस रेजिस्टेंस के ओवरकम आने के लिए जो वर्क डन होता है उसे टिश्यू रेजिस्टेंट वर्क कहते हैं। यानी आप जो चेस्ट ऑयल का अप्लाई कर रहे होते हो, ये इन्हीं तीनों लेवल को मेंटेन करने के लिए कर रहे होते हो। ये आपका और मेरा नहीं है, आयुर्वेद शास्त्र का है। आयुर्वेद शास्त्र, जब बचपन में किसी को कोई प्रॉब्लम होती थी, बच्चों को, आपको याद होगा, पुल्टिस लगा दिया जाता था कपड़े पे और गर्म सिकाई कराते थे, बच्चे बिल्कुल ओके हो जाते थे विदाउट एनी एंटीबायोटिक। ठीक है, थोड़ा सा काढ़ा या कुछ शहद में या गुड़ में मिलाकर दवाइयां दे दी जाती थी, पेशेंट ठीक हो जाता था। लेकिन मेनली उसी समय से लंग इलास्टिक विस्कस जो रेजिस्टेंस होता था उसको मेंटेन कर दिया जाता था। इसलिए याद रखना दोस्तों, ये जो विस्कस रेजिस्टेंस है, इससे ओवरकम आने के लिए जो वर्क होता है उसे टिश्यू रेजिस्टेंट वर्क कहते हैं दोस्तों। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है वर्तमान परिस्थिति में। ठीक है, क्योंकि आज जो परिस्थिति आ रही है, सीओपीडी बहुत कॉमन हो गया है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, उनमें ये तीनों रेजिस्टेंट फेल होते हैं। ठीक है, आपको और मेरे को देखना है, क्रॉनिक एलर्जी के पेशेंट पहले नहीं आते थे, अभी बहुत आ रहे हैं। क्या करोगे आप? आपको यहाँ पर याद रखना है, जितने भी क्रॉनिक एलर्जी पेशेंट आते हैं ना, 5th या 10th डायलेशन पे जाकर काम करना, आप रिजल्ट देखना, आप 3rd, D4, D5, D6 पे जाओगे, क्योंकि रेजिस्टेंट ही डैमेज हो चुका है, बहुत नेगेटिव कंडीशंस में आ रहा है पेशेंट आपके पास। इसलिए आप वहां 5th या 10th डायलेशन में जाओगे ना, मिरेकल रिजल्ट मिलेगा। अब उसके बाद उसको आप नीचे की तरफ आते चले जाओ, आप देते जाओ न्यूट्रिशन, आपका पेशेंट ओके हो जाता है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक चीज बताता हूं। आप लोगों में से कई लोग जो बड़ी सिटीज में रहते हैं, हम तो छोटी छोटी जगह पे हैं दोस्तों, हमारे पास ये टेस्ट अवेलेबल नहीं है। लेकिन यदि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट अवेलेबल है और अगर आपने रेस्पिरेटरी ट्रैक वाले किसी भी व्यक्ति का पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करा लिया, यू गॉट अ मिरेकल। आप वो मिरेकल प्राप्त करोगे जो एक मॉडर्न साइंस का जो चेस्ट स्पेशलिस्ट होते हैं ना, एमबीबीएस डॉक्टर, वो भी नहीं प्राप्त कर सकता। क्यों? क्योंकि आपको पता है, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कंडीशन दोनों में रेस्पिरेटरी सिस्टम की जितनी भी फंक्शनल स्टेटस है, उसको असेंसिंग करके हम बहुत ही यूजफुल ट्रीटमेंट को इन टेस्ट के माध्यम से डायग्नोस कर सकते हैं। यानी लंग्स फंक्शन या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहते हैं कि लंग्स कितना काम कर रहा है। ये जो चीजें हमने आगे पढ़ी है, सारी चीज का यूनिवर्सल एक लेवल पर आप लाके छोड़ देते हो। भाई आप कहते हो ना, यार इसको किडनी में प्रॉब्लम है, एक काम कर किडनी फंक्शन टेस्ट करा ले। नहीं यार, इसको ऐसा है, तुम एक काम करो, इसका तो लंग फंक्शन टेस्ट करा लो। ठीक है, तो जब आप कराते हो तो याद रखना, फोर्स ब्रीदिंग और क्वाइट ब्रीदिंग में, एयर ब्रीदिंग में, इन और आउट में एयर वॉल्यूम के मेजरमेंट पर बेस्ट लंग फंक्शन टेस्ट होती है दोस्तों। यानी आप जब एक ब्रीदिंग कर रहे हो तो वो बोलता है, कॉर्क मुंह में लगा करके आप इस इंस्ट्रूमेंट में फूकिए, कितना जोर लगा सकते हो। तो एयर ब्रीदिंग में इन यानी सांस आप कैसे ले रहे हो, आउट आप सांस कैसे छोड़ रहे हो, इन दोनों को मेजरमेंट करते हैं। और इसी के बेस पर लंग फंक्शन टेस्ट को स्पायरोमीटर के उपयोग के द्वारा मोस्टली ये टेस्ट कैरिड आउट होती है दोस्तों। ठीक है, एक छोटा सा था 200-250 रुपए का, आप उसमें लगा कर देख लो। ठीक है, वो एक लोकल स्पायरोमीटर आता है, लेकिन इसी प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंटल जो पूरा आपका कंप्यूटराइज सिस्टम से जुड़ा हुआ पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है, उसको अगर आप कराते हो तब मोस्टली आपको पता लगता है कि आपकी पूरी बॉडी में लंग्स और हार्ट से कोऑर्डिनेटेड जितने भी लंग्स की एक्टिविटी होती है, जिसको लंग फंक्शन टेस्ट के अंतर्गत डायग्नोस किया जाता है, वहां पर उसका पूरा टेस्ट परफॉर्मेंस होता है। वहां पर लंग फंक्शन टेस्ट दो प्रकार के टाइप्स में क्लासिफाई होता है दोस्तों। पहला स्टैटिक लंग फंक्शन टेस्ट यानी रेस्ट के लेवल पर, दूसरा डायनेमिक लंग फंक्शन टेस्ट यानी ब्रीदिंग की कैपेसिटी के लेवल पर। इसलिए ये मैंने पहले बताया, स्टैटिक लंग्स का फंक्शन क्या होता है, डायनेमिक फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अब आप देखिए, जब स्टैटिक लंग फंक्शन टेस्ट होती है, स्टैटिक लंग फंक्शन टेस्ट लंग के अंदर और बाहर
फ्लो होने वाली एयर के वॉल्यूम पर बेस्ड होता है। ठीक है, आपके लंग्स के अंदर और लंग्स के बाहर जो एयर वॉल्यूम होता है उसके ऊपर बेस्ड होता है। यानी ये टेस्ट एयर के फ्लो के रेट पर डिपेंड नहीं करती है कि एयर कितनी गति से बह रहा है ना, उसके ऊपर नहीं करती है। आपके लंग्स के अंदर कितना है, आपके लंग्स से बाहर कितना गया, ये स्टैटिक लंग फंक्शन टेस्ट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है दोस्तों। स्टैटिक लंग फंक्शन टेस्ट स्टैटिक लंग वॉल्यूम और स्टैटिक लंग कैपेसिटी के लेवल पर शामिल होता है। यानी आपका लंग वॉल्यूम कितना, आपके लंग्स में कितनी एयर आ सकती है ना, और स्टैटिक लंग कैपेसिटी कितनी है, स्थिर लेवल पर जब आप सांस छोड़ रहे हो, आप सांस ले रहे हो, इसको छोड़कर जब आप लंग्स कुछ समय के लिए जब आप रुक रहा है, उस स्टैटिक कंडीशन में लंग्स की कैपेसिटी कितनी शामिल होती है। ठीक है, ये दोनों यहां पर स्टैटिक लंग फंक्शन टेस्ट में परफॉर्म किया जाता है। इसके विपरीत जब डायनामिक लंग फंक्शन टेस्ट होती है, डायनेमिक लंग्स फंक्शन टेस्ट होती है दोस्तों, डायनेमिक लंग फंक्शन टेस्ट टाइम पर बेस्ड होती है। एयर फ्लो होने की रेट जो कि इन और आउट हो रही है, एयर फ्लो अंदर आ रहा है या बाहर हो रहा है, ठीक है, लंग्स से कितनी एयर अंदर आ रही है, कितनी एयर बाहर जा रही है, इसके रेट के फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है। और यही कारण है कि लंग्स से अंदर बाहर जाने की जो कैपेसिटी होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये बताती है कि फोर्स वाइटल कैपेसिटी कितनी है, यानी आप जोर लगाकर कितना वहां पर वाइटल कैपेसिटी आपके लंग्स की डेवलप कर रहे हो। फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम कितना है, आपने फोर्सफुली इंस्पायरेशन किया और फिर कहा कि इसमें फूको, आप फूकते हो जोर से, ठीक है, और जब फूकते हो तो ये बताया जाता है कि फोर्स एक्सपायरेशन वॉल्यूम कितना है। ठीक है, फोर्स यानी आप जोर से लंग्स भर लो अपने लंग्स में, ठीक है, ये कहलाता है फोर्स वाइटल कैपेसिटी, कि एक बार फोर्स किया तो आपने कितना लंग्स के अंदर एयर को कनेक्ट किया। फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, उसमें कितनी जोर से आपने फूका तो जितना अंदर एयर लिया था कितना वहां पर तेजी के साथ गया। मैक्सिमम वेंटिलेशन वॉल्यूम और पीक एक्सपायरेटरी फ्लो इसमें इंक्लूड होता है। आपने मैक्सिमम वेंटिलेशन वॉल्यूम कितना किया, यानी कितना अंदर लिया कितना बाहर निकाला, ठीक है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और पीक एक्सपायरेटरी फ्लो यानी आपने कितने हाई लेवल पर वहां पर फ्लो को पिक कर लिया, ठीक है, वो यहां पर देखा जाता है। और ये बताता है कि आपका लंग्स कितना एक्टिव है कितना इनएक्टिव है, कितने पार्ट उसके काम कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम होगा डायरेक्टली इंडिकेट हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए याद रखना दोस्तों, डायनेमिक लंग फंक्शन टेस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रक्टिव लंग्स डिसीज की सीवियरिटी को डिटरमिनेशन करने में बहुत यूजफुल होता है। मैं इसीलिए आपको डायरेक्टली बता रहा हूं, जो बड़े सिटी के लोग हैं, यदि किसी भी प्रकार का आप रेस्पिरेटरी डिसीज का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं और अगर पेशेंट कैपेबल होता है और वाकई में आप बहुत फास्ट रिजल्ट लेना चाहते हो, मेरा पर्सनल सजेशन है दोस्तों, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जरूर कराइए, क्योंकि डायनेमिक लंग फंक्शन टेस्ट होती है, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है या कोई रिस्ट्रक्शन होता है लंग्स डिसीज के लेवल पर, उसकी सीवियरिटी को डिटरमिनेशन कर लोगे और आप समय दे दोगे इतने दिन में मैं ठीक कर दूंगा और हो जाएगा ठीक। ठीक है, याद रखना, जब आप इस पूरे वैल्यूएशन को देखते हो तो एक बहुत बड़ा वैल्यूएशन आपको निकल कर आता है, और ये वैल्यूएशन आपको एक प्रोटोकॉल तय करने में मदद करता है कि यहाँ पर जो भी प्रोटोकॉल होगा वो आपके पर्टिकुलर लेवल पर मेंटेन होगा। ठीक है, तो लंग्स वॉल्यूम आप जब निकाल रहे हो तो लंग्स वॉल्यूम निकालते आपको आना चाहिए डायरेक्टली। जो स्टैटिक लंग वॉल्यूम होता है यानी एयर का वो वॉल्यूम होता है दोस्तों जो एक इंडिविजुअल के द्वारा ब्रीथ होता है, यानी आप एक सामान्य व्यक्ति हो, मैं हूं, हम जो ब्रीथ कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं लंग्स वॉल्यूम। एक नॉर्मल अवस्था में आप कितना लंग वॉल्यूम मेंटेन करते हो, इंडिविजुअल के द्वारा ब्रीथ होने वाला वॉल्यूम। याद रखना, प्रत्येक वॉल्यूम एक स्पेसिफिक स्टैटिक कंडीशन को, एक स्पेसिफिक आपके पोजीशन, यानी आप खड़े हो बैठे हो, आपकी थोरैक्स की क्या एक स्पेसिफिक पोजीशन है, उसके अंदर लंग्स में प्रेजेंट एयर के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके अंदर कितना वॉल्यूम है उसको ये रिप्रेजेंट करता है, और यही कारण है स्टैटिक लंग वॉल्यूम आर ऑफ 4 टाइप। याद रख लेना, ये मैं आपको जो बता रहा हूं ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, आप खुद इसको डिसाइड कीजिएगा कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है यदि ईएच की बात की जाए। पहला होता है जिसको आप बोलते हो टाइडल वॉल्यूम,
याद रखना टाइडल वॉल्यूम। दूसरा होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी, रिजर्व वॉल्यूम, यानी आप सांस खींच रहे हो उस समय कितना रिजर्व रख रहे हो, ठीक है। दूसरा, तीसरा एक्सपायरेटरी, मतलब जो आपने सांस खींची उसको आप कितना बाहर निकाल रहे हो, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आपने कितना बाहर निकाल रहे हो उसमें रिजर्व कितना रखा। और चौथा होता है रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, ये चार वॉल्यूम होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं कि हम किस प्रकार से आपके लंग्स की जो कैपेसिटी होती है, जो लंग्स वॉल्यूम्स होते हैं कि लंग्स के अंदर कितनी एयर कम ज्यादा हो रही है। भाई आपने तो देख लिया आपके बॉडी के अंदर इतना ब्लड है ना, आपने बता दिया इतना प्लाज्मा, इतनी आरबीसीज है। तो फिर लंग्स के अंदर अगर आप लंग्स डिसीज को ट्रीट कर रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि लंग्स कितना डैमेज है, आप हाथ में ले लोगे, पेशेंट 2 दिन बाद मर गया, गले पड़ जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, हर चीज का वैल्यूएशन होता है यहाँ पर, और ये वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। कुछ टर्मिनोलॉजीज में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ये चार होता है, याद रखना, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी बताने वाला हूँ दोस्तों, अगर आप लोग नोट करना चाहे तो कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर आप ये रोल को समझ गए तो आप मान के चलना दोस्तों, आप हर प्रकार की कंडीशन को ऐसे चुटकी बजाते कर जाओगे दोस्तों। कैसे, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये कैपिलरीज जितनी भी आपको नजर आती है, ये एक स्पेशल कैरेक्टर होता है दोस्तों, जो आप लोगों को सीखने की जरूरत है। मैंने इस पे बहुत अच्छे से काम किया है और आज मुझे समझ में आता है कि उस समय मैंने ध्यान दे लिया तो आज मैं वाकई में बहुत अच्छे लेवल को मेंटेन कर रहा हूँ दोस्तों। आपको समझने की जरूरत है इसलिए मैं बता रहा हूँ, अन्यथा मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोग समझदार हैं। आप में से कई लोग इस चीज को टैली करते आ रहे होंगे और उसी टैली करने के अंतर्गत आप इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे दोस्तों। इस चार्ट को मेमोराइज करने के बाद में आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि ये चार्ट इंडिकेट करता है कि आपका वॉल्यूम किस प्रकार से जा रहा है। याद रखिएगा, जब कोई भी चीज नजर आए तो उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कीजिएगा, हर चीज आपके लेवल पर आएगी दोस्तों। आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि किसी लेवल पर, अब जैसे एक एक वर्ड अगर आपको मैं गिना रहा हूं तो उसके पीछे का कहीं ना कहीं कारण होगा दोस्तों। ये जो कोड वर्ड है ये आपको याद रखने की जरूरत है, अगर आपने समझ लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी चीज समझने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं हम टर्मिनोलॉजी के ऊपर। अगर हम किसी भी लेवल पर लंग्स की कैपेसिटी को जांच रहे हैं तो हमें ये कैपेसिटी पता होना चाहिए कि ये क्या चीज है। ये जो कोड वर्ड है ये बहुत सिंपल है। अगर आप टीवी को देख रहे हो, वो टीवी नहीं, ये टीवी है, इसको बोलते हैं हम टाइडल वॉल्यूम, जो हम पढ़ेंगे टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, अब टाइडल वॉल्यूम क्या होता है मैं आगे आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं। ठीक है, दूसरा आपने पढ़ा IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इंस्पायरेटरी यानी सांस ले रहे हो उस दौरान कितना रिजर्व आप कलेक्ट कर रहे हो लंग्स के अंदर, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दूसरा होता है ERV,
एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी आप एक्सपायर्ड कर रहे हो तो उसमें कितना रिजर्व वॉल्यूम आप रख रहे हो, ठीक है। आरवी, आरवी होता है रिजर्व वॉल्यूम या रेसिडुअल वॉल्यूम, वहां पर कितना रुका, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन छोड़ दो, उसके अतिरिक्त कितना रेसिडुअल वॉल्यूम है। आप कहते हो यार रेसिडेंसी कहाँ है आपकी, कहां पर रहते हो आप, है ना, रेसिडुअल वॉल्यूम यहां पर आपको देखने को मिलता है। आईसी, आईसी का मतलब होता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप कितना एयर को अंदर ले सकते हो, वो कहलाता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। एफआरसी क्या होता है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, यानी जब आपका लंग्स फंक्शन कर रहा है उस दौरान कितना रेसिडुअल कैपेसिटी रख रहा है, कितनी ऑक्सीजन को, कितनी एयर को आपके लंग्स के अंदर रख रहा है, वो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कहलाता है दोस्तों। वाइटल कैपेसिटी क्या है, आपको जिंदा रहने के लिए कितना एयर चाहिए, भाई कम ज्यादा हो सकता है ठीक है, लेकिन वाइटल कैपेसिटी क्या है, आप जिंदा रहने के लिए कितने ऑक्सीजन के नेसेसरी। आप देखते हो यार इसका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, अभी कोरोना में बहुत अच्छी तरीके से सिखाया गया है ये चीज दोस्तों, ठीक है। टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है आपकी, ये सब मिलाकर टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है वो देखी जाती है, ठीक है। याद रखना दोस्तों, आप ऑक्सीजन थेरेपी, आप में से कई लोग नर्सिंग होम में काम कर चुके हैं, ठीक है, कई लोग इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। वॉल्यूम ब्रीदिंग की जो नॉर्मल डेप्थ होती है उसको महत्वपूर्णली दिखाई जाती है इसके अंतर्गत, क्योंकि वॉल्यूम ब्रीदिंग की नॉर्मल डेप्थ को सिग्निफाई करने का काम करती है। यानी नॉर्मल वैल्यू अगर आप देख रहे हो 500 ml में 0.5 लीटर, याद रखना नॉर्मल वॉल्यूम कितना होता है आपका लंग्स का 500 ml, यानी आप 500 ml को वहां लंग्स की कैपेसिटी के अंतर्गत लंग्स में रख सकते हो, याद रखना। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि एक एक चीज आपको समझाने की कोशिश करूंगा, अगर समझ में आ जाए ये चार्ट को याद रखिएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप मेमोराइज कर जाओगे दोस्तों, ठीक है, ये केवल समझ जाइएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं टोटल वॉल्यूम की, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है सिंगल नॉर्मल क्वाइट रेस्पिरेशन में लंग्स की इन और आउट में, अंदर आना और जाना में एयर के वॉल्यूम की ब्रीथ को कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। वो टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल ब्रीदिंग की नॉर्मल डेप्थ को जो सिग्निफाई करती है, जिसमें नॉर्मल वॉल्यूम कितना अभी मैंने बताया 500 ml, ठीक है। ये एक नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम होता है कि नॉर्मल एक क्वाइट ब्रीदिंग, यानी एक आप सामान्य व्यक्ति हो और सामान्य व्यक्ति जितनी ब्रीदिंग कर रहा है उसमें एयर की जो कैपेसिटी होती है 500 ml एयर जो होती है, आप टाइडल वॉल्यूम के लेवल पर उसको करेक्ट कर लो, ये फिक्स होती है, ठीक है, ये फिक्स होती है कि टाइडल वॉल्यूम आपके लंग्स में 500 ml पाया जाता है, ठीक है, याद रख लेना दोस्तों। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जब आप अंदर ले रहे हो ये 500 ml में आपका लंग्स जिंदा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब इंस्पायरेशन लिया जाता है, सांस खींची जाती है, जब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देखोगे, एयर का एक एडिशनल वॉल्यूम होता है, उसमें ऐड किया जाता है, बाहर से एयर को इस टाइडल वॉल्यूम 500 ml में ऐड कर रहे हो आप, ठीक है। एयर का एक एडिशनल वॉल्यूम होता है जो कि नॉर्मल रेस्पिरेशन की एंड के बाद में फोर्सफुली इंस्पायर्ड होता है, यानी आपने एक नॉर्मल रेस्पिरेशन जो कर रहे हो उसके बाद में फोर्सफुली इंस्पायरेशन कर रहे हो, आपने लंग्स को फैला दिया, थोरेसिक कैविटी को फैला दिया, ये क्या किया आपने एक नॉर्मल रेस्पिरेशन की एंड के बाद में फोर्सफुली इंस्पायर्ड किया, आपने सांस को अंदर खींचा, आप जानते हो कितना एक्सपेंड कर सकते हो आप, है ना, आपको याद रखने की जरूरत है। 500 ml नॉर्मल होता है, लेकिन यहाँ 3.3 लीटर 3.3 लीटर यानी 3300 ml आप एयर को अंदर ले सकते हो इंस्पायरेशन के दौरान, ये एडिशनल, याद रखना इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाता है कि जब आप सांस खींचते हो, टाइडल वॉल्यूम तो 500 ml है, लेकिन यहां पर आपने 3300 यानी 3.3 लीटर आपने यहां पर एयर को आपके लंग्स के अंदर लिया है दोस्तों। अब सोचिए कितना बड़ा कैपेसिटी आप पैदा कर रहे हो, ठीक है, याद रखने का दोस्तों। तीसरी बात, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आपने यहां देखा टाइडल वॉल्यूम 500 था, जब सांस ली इंस्पायरेशन फोर्सफुली किया 3.3 लीटर आपने अंदर
कनेक्ट कर लिया। ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी ईवीआर कितना होगा? ठीक है, याद रखना दोस्तों, जब आप एयर का एडिशनल वॉल्यूम जो आप बाहर निकाल रहे हो, एयर 3.3 लीटर आपने ले लिया, लेकिन जब एयर का एडिशनल वॉल्यूम होता है, इसको एडिशन करो आप, जो कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद आपने नॉर्मल एक्सपायरेशन जितनी करना थी 3.3 में से कर दी, उसके बाद जो फोर्सबली एक्सपायर्ड आउट होता है 3.3 लीटर में से जितना एडॉप्ट हो गया बॉडी में एडॉप्ट हो गया, जितना नॉर्मल जाता है बाहर जा रहा है, लेकिन उसके अतिरिक्त फोर्सबली एक्सपायर्ड आउट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, वो नॉर्मल वॉल्यूम होता है 1 लीटर 1000 ml। जो ERV होता है वो 1000 होता है दोस्तों, यानी 1000 ml आप बाहर निकाल रहे होते हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, और आज का लास्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है एयर का जो कि फोर्स एक्सपायरेशन के बाद, आपने फोर्स फुली एक्सपायरेशन कर दिया, उसके बाद लंग्स में एयर का वॉल्यूम जो रिमेनिंग होता है वो रेसिडुअल वॉल्यूम कहलाता है दोस्तों। नॉर्मली लंग्स कभी भी कंप्लीटली एम्प्टी नहीं होता, अगर कंप्लीटली एम्प्टी हो जाएगा तो लंग्स पिचक जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, इसलिए नॉर्मल लंग्स में कभी भी कंप्लीटली एम्प्टी नहीं होगा, और इसलिए फोर्सफुल एक्सपायरेशन के द्वारा भी कभी भी वहां पर लंग्स कोलैप्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि कुछ मात्रा में एयर हमेशा लंग्स में रहती है, और ये फोर्स एक्सपायरेशन के बाद में भी रहती है, और यही कारण है रेसिडुअल वॉल्यूम दो रीजन के कारण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब आप टेबल प्रैक्टिस में बैठते हैं दोस्तों, तो आपको दो चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, दो रीजन को समझना पड़ेगा। एक, ब्रीदिंग के बीच में और ड्यूरिंग एक्सपायरेशन में, जो ब्रीदिंग आप ले रहे हो उस ब्रीदिंग के बीच में और एक्सपायरेशन के बीच में ब्लड के लेवल पर एयर में मिक्स करने में मदद करता है। ठीक है, यानी जो ब्लड है वो इस एयर को जो अंदर आई है वो एयर यहाँ पर मिक्स हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर इसमें बाहर चली गई, तो इस एयर में मिक्स करने के लिए जो मदद करता है यही रेसिडुअल वॉल्यूम है, जो वहां पर एसिड मतलब रुक रहा है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन में आया एक्सपायरेशन में गया, इनके बीच में जो वॉल्यूम है जो यहाँ रुका है वो यहाँ पर ब्रीदिंग के बीच में एक्सपायरेशन में ब्लड के एयर में मिक्स करने में मदद करने का काम करता है दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों, ये लंग्स की रूपरेखा को मेंटेन करता है, उसकी पूरे स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। इसीलिए एक स्वस्थ व्यक्ति में नॉर्मल जो रेसिडुअल वॉल्यूम होता है 1200 ml यानी 1.2 लीटर होता है। याद रखना 1.2 लीटर, ठीक है, 1200 ml। और जब कल कैलकुलेशन करना बताऊंगा कि एक लंग्स को कैसे आप कैलकुलाइफाई कर सकते हो, तो आपको पूरा क्लियर निकल कर आ जाएगा कि यार मैं तो इसको बहुत इजीली देख सकता हूं। ठीक है, मैं बहुत इजीली इसको ट्रीट कर सकता हूं, कल बताऊंगा दोस्तों। कल आपको मैं बताऊंगा लंग्स की कैपेसिटी, यानी किसी व्यक्ति का आप लंग्स का कैपेसिटी को ऑब्जर्व कर रहे हो तो लंग्स की कैपेसिटी के लेवल पर आप कैसे ऑब्जर्व करोगे, किसी व्यक्ति में कोई डिसीज डेवलप हो रही है लंग्स के लेवल पर कैसे आप देखोगे, किसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, किसको लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, अगर आपने पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराया आप कैसे डायग्नोस करोगे, ये सब कल मिल जाएगा आपको दोस्तों। ठीक है, अगर किसी को क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। जी फिरदौस सर। जी फिरदौस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग फिरदौस सर। वेरी थैंक यू सर। जी सर एक बहुत बड़ा फीडबैक है, फाइब्रो एडिनिमा का आप क्लासेस लिए थे जिसमें मैं ओनली 15 डेज में सर 90% रिड्यूस हुआ सर फाइब्रो एडिनिमा। वेरी गुड सर, मतलब हमारा वर्क बोल रहा है सर, आपके रूप में वर्क बोल रहा है सर, आपकी मेहनत है, बेस्ट ऑफ लक, करते जाओ, छोड़ना नहीं कि कोई भी केस। बिल्कुल सर, वो पेशेंट का ऐसा हुआ था कि उसको हॉस्पिटल वाला 60,000 लगेगा, उसको पूरा को निकालना पड़ेगा, डक्ट कोलैप्स हो गया, सूख गया, वहां पे हार्ड हो गया है, वो बेगर ऑपरेशन का रिड्यूस नहीं होगा वो।
तो कोई एड्रेस दिया कि चले जाओ वहां पे, आप ड्रॉप से हो जाएगा। आया जी तो मैं फिर उसका फोटो लेना भूल गया मैं उसका रिपोर्ट का, जबकि मैं एक ही डायग्नोसिस में दोनों करवाया, ताकि वो अगला जी डॉक्टर ये ना बोले कि मतलब कि यहाँ ये वही पहले वाला गलत था या ये गलत है ये। हम्म। जी सर, तो इसीलिए मैं उसका फीडबैक मैं डालूंगा। बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत उन्होंने बिलीव करा कि ये पहला मेडिसिन ऐसा है कि जो इतना जल्दी कवर किया है सर वो। और सर सर एक पीवी जंक्शन में का स्टोन बहुत फंस गया था, उसका इतना पेन था उसका सर, उसको बोल नहीं सकते। तो उसमें जी मोडिक में मैं C70 डाला और उसको पिला दिया 10 ड्रॉप D4 से बना करके, और बाई को सिर्फ रिलैक्स, बाई को एप्लीकेशन का सर ओनली 10 मिनट में उसको रिड्यूस हो गया पेन सर। देखो, इस कंडीशन में आप C17A3Y का प्रयोग कराते हैं सर। जी जी, अच्छा कभी सर। कभी क्या होता है ना, कोई चीज बस्ट हो गई तो हमारे को दिक्कत दे जाएगा। हाँ आप हाँ। जब C17A3Y यूज करते हो ना, ओके। तो इंटरनल एज यूजुअल, एक्सटर्नल एक्सटर्नल में आप A3 अप टू Y कर दो आप। ओके ठीक है, सर। जी रिस्क खत्म हो जाएगा बॉस आपका। सर, ठीक है। एक है सर लिम्फोमा है उसका, उसका हम्म, पेन बहुत रहा था सर गर्दन वो वहां पे। हाँ तो पेन कम नहीं हो रहा, वो मेडिसिन लिया पहले, जैसा हम मेरे पास आया था कल। तो हम बोले जी। कि सर ठीक है, उसको मेडिसिन कल, तो लिम्फोमा में पेन कम नहीं हो रहा, वो जो नेक के पास में जो हो रहा है सर उसका। अरे L2C5G लगा दो, ऐसे कैसे पेन नहीं हो रहा। अच्छा एट। L2C5G लगा दो आप, एक्सटर्नल, ओके सर। है ना। जी जी। जी सर। अगर अब ज्यादा ही पेन कर रहा है तो सबसे बेस्ट पेन किलर है आरी। ठीक है, अच्छा, आरी 1000 देकर देखो आप एक बार उसको। अच्छी बात है सर। ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू सर। जी जी, राकेश सर। राकेश सर। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राकेश सर। सर एक ही चीज पूछ रहा था, इसमें सर एक ये जो आपने स्पेशल वाला जो प्रोटोकॉल बताया, हम्म। वाला S1C1P1A1, सर इसकी क्वांटिटी को कैसा डिवाइड करना है? 20 ड्रॉप्स तो ऊपर से डालना है। एक्चुअली मैं वो रेगुलर नहीं डब्ल्यू बनाता का, तो थोड़ा सर कंफ्यूज वो हो जाता डब्ल्यू का डालना है। है। हाँ, जिस वो तो ऊपर समय, से डाल देंगे अपन 30 ml बना के। ओके, मैं रेशियो डाल दूंगा आपको, ओके सर। ग्रुप में डाल दूंगा, जी जी। है ना। वो इसमें एक्चुअल क्या में क्या टाइम रेगुलर नहीं नहीं। बनाते ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है इस टाइप के डाइल्यूशन में कई बार। नहीं, देखो क्या होता है, मैंने शुरू में 200 यूज किया ना तो बहुत एग्रावेशन होता था। जी तो जी हमने क्या करा कि कंडीशन देखी कि यहाँ पर जो गंदगी है उसके लिए हमको थोड़ा सा पॉजिटिव रखना पड़ेगा। मैंने जी 100 भी रख के देखा, 60 भी रख के देखा, फिर 30 भी किया, तब भी एग्रावेशन हो रहा था। लेकिन जैसे 10th किया, एग्रावेशन आना बंद, उल्टा सफाई ज्यादा हो गया। ठीक जी है, सर। तो आदमी यही तो चाहता, फटाफट सफाई हो जाए, काम खत्म, जी सर। लंबे समय वेट ही नहीं करना। इसलिए हमने बाद में यूज करना शुरू किया। आप याद जी रखो, बैंगलोर में ये बता चुका हूँ, आपको याद होगा। अब सर थोड़ा सा बैंगलोर नेक्स्ट सेमिनार में आप देखो, ये आपको पीडीएफ जो दिया था ना, जी जी जी, नहीं उसमें वो है सर। देखना। मैं एक्चुअली में क्या है कि कई रेगुलर नहीं बनाता ना, मैंने सिर्फ ड्राई कफ के लेवल पे ये बनाया हुआ है इस तरीके से, तो थोड़ा जी, कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, इसलिए आपसे पूछ रहा था। कोई कोई दिक्कत नहीं सर, बता दूंगा मैं ग्रुप में। सर एक चीज और पूछ रहा था, आजकल ये वर्टिब्रा में ये इस तरीके का क्या होता है, जैसे फिस्टूला होता है, ये स्पाइनल में भी आजकल बहुत देखने को मिल रहा है सर। सर ट्यूबरकुलोसिस वाला प्रोटोकॉल चला दो, 100% C4 ऐड कर दो वहां पर बस। ओके। ठीक है, या इनोवेशन। ऑर्गेनो बूस्टर C4 दे दो आप। जी जी ठीक है, केवल 30 डायलेशन में दे दो तो ही काम हो जाएगा, और 200 में दे दिया तो श्योरली मैं बोलता हूँ ठीक हो जाएगा फिस्टूला। जी जी ठीक है, सर। जी और जी D7 में भी दोगे तो भी मैं मानता हूँ कि ठीक हो जाएगा। जी सर, पूछने आया था पेशेंट, अब मुझे कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने कहा फिर भी एक बार कंफर्म कर लूं आपसे, क्योंकि ये दूसरा अरे तीसरा केस है सर ऐसा, ये अरे वाला देखो। बहुत इजी क्योर होगा यार, हम लोग काम नहीं करते, हम काम करेंगे तभी तो पता लगेगा। आप काम करो, आपके मेरे पास तो केस नहीं है मालिक, नहीं तो मैं तो बिल्कुल फोड़ दूं। सर पेशेंट छोड़ू नहीं। देता नहीं ना, बस पूछ लगा के रह जाता है सर, अब वो उसको ज्यादा फिर वो एकदम वो हर्बल सुनता है, अरे यार कैसा धीरे होगा। मैंने कहा आप लो तो सही, यहीं खड़े हो के आपने सारा पूरा एनालिसिस कर लिया, आप कुछ लिया, हमको टाइम तो दिया नहीं, वहां से 1 साल से मेडिसिन खा रहे हो, टाइम दे रहे हो ना। इतना समझाने के बाद भी पेशेंट कई बार वो, सर मैं तो भगा देता हूँ, आपको बिलीव नहीं होगा। ठीक नहीं है, दोबारा हम भी नहीं लेते सर केस, हम नहीं मैं लेते। तो भगा देता हूँ। मेरे पास तो मेरे कल एक केस आया था, मैंने, वो ज्यादा माता पढ़े लिखे लोग था, आप गारंटी लो, तो मैंने कहा चल लिख के दे, 50,000 दूंगा। बोले किस बात के, तो मैंने कहा तू गारंटी मांग रहा है ना, तो मैंने कहा लिख के दे, तेरे को क्या बोला।
मॉडर्न साइंस बोला सर्जरी करना पड़ेगा, 50,000 लगेंगे, तो मेरे को भी लिख के दे 50,000, मैं बिना पैसे ठीक करता हूँ, मुझे 50,000 चाहिए, जैसे ही भले 2 महीने लगे 7 महीने लगे, ठीक है। जी सर। गैंग्लियोनिक सिस्ट है, जी सीबीसी सिस्ट है टेस्टिस के लेवल पर, ये बस 2 चीज है उसको। जी डॉक्टर ने कहा पूरा टेस्टिस के एक एक सिस्ट निकालना पड़ेगी, कम से कम उसको 34-35 सिस्ट है, एकदम पीली पीली पस की फुंसियां हैं, लेकिन पस नहीं है, वो सीबीसी सिस्ट है, ठीक है। जी अब वो उसको सिफिलिस पॉजिटिव रहा था एक समय में, जी पेनिड्यूरा वगैरह लगाया था तो इन्फेक्शन सबसाइड हो गया, लेकिन वहां पर ग्रो तो कर रहा है। अब उस चीज को मेंटेन करने के लिए उसको बोले कि आपको इतना पैसा लगेगा और आपको कम से कम ये मान के चलो 1.25 महीने तक बार बार हॉस्पिटल दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। मैंने उसको कहा 2 से 3 महीने में विदाउट सर्जरी तू ठीक हो जाएगा, तो वो बोले लिख के दे दो आप, बोले। तो मैंने उसको कहा ठीक है लिख के देता हूँ, 50,000 रुपए तू मुझे दे स्टाम्प पे लिख के कि मैं ये ठीक हो जाऊंगा, 50,000 फीस है डॉक्टर साहब की, ठीक है। नहीं ले गया सर वो, नहीं ले गया, ठीक। तो ऐसे ही लोग हैं, कुछ नहीं कर सकते ऐसो का। कुछ है सर ऐसा, नहीं तो अब विश्वास करने लगे, पहले बहुत बहुत वो होता था, लेकिन अभी करने लगे। अब रेशो ऐसा 10% ही है ऐसा लोगों का। बिल्कुल होगा ना। भटक भटक के आ रहे हैं वहां से, राइट आंसर उनको मिलता नहीं ना, वो तो कंफ्यूज करा देते हैं। बिल्कुल। अभी सर वोकल कॉर्ड पैरालिसिस का जरूर एक केस आया, उसको साथ में ग्लायोसिस भी है, तो उसकी एक एमआरआई रिपोर्ट आनी वाली है सर, उस पेशेंट हाँ। की। कि उसमें ही लिखा हुआ टेस्ट उसका जो लेरिंगोस्कोपी हुआ था उसका, उसमें तो वोकल कॉर्ड प्लास्टी उसको लिख के दिया है कराने के लिए, तो उसने कराया नहीं। ट्रॉमा का केस है, हेड ट्रॉमा था उसको, पेशेंट को उसको ट्रेक्योस्टोमी किया था, और हम्म। उसको सिडेट करके रखा हुआ था 15 दिन, मतलब हम्म। जस्ट लाइक कोमा की कंडीशन में। तो उसके बाद उसको ग्लायोसिस भी हल्का सा डेवलप हुआ है, तो चक्कर वगैरह भी आ जाते हैं उसको, चलते चलते डिसबैलेंस हो जाता है उसको ऑलमोस्ट। और इस पेशेंट को वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस भी है। हम्म। अभी आया है केस सर, वो कल आएगा, वो एमआरआई रिपोर्ट आज लेके, तो आज उसको दूंगा प्रोटोकॉल सर ऐड करके, जो चलो आपने बढ़िया है। वोकल कॉर्ड का बताया था सर। बढ़िया है सर। और अभी इसका भी ग्रेनुलेशन का भी एक बहुत बढ़िया ग्रेनुलेशन आ रहा है, डायबिटिक पेशेंट था सर। देखा मैंने, आपने डाला जी था सर, ना। बहुत बढ़िया अकेला गैंग्रेनॉल फोर्ट उसका स्प्रे करा रहा हूँ, बाकी जो दे रहा हूँ उनको गैंग्रेनॉल फोर्ट इंटरनल, और ये थोड़ा प्रोस्टेट का भी है उसको, तो प्रोस्टेट का भी प्रोटोकॉल सेट किया हुआ है सर उसमें। चलो बढ़िया है सर। जी जी महेंद्र सर। सर, महेंद्र सर, महेंद्र पाटिल सर, महेंद्र पाटिल सर, महेंद्र सर, चलिए ठीक है ना।